हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मुद्रा की पूर्ति के बारे में जाना। मुद्रा की पूर्ति के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विभिन्न विचार थे, डिफरेंट विचारधाराओं की हमने बात की और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉनेटरी एग्रीगेट्स की और मनी सप्लाई मेजर इन इंडिया। मौद्रिक समुच्चय एवं भारत में मुद्रा पूर्ति का माप। अगर हम भारत में मुद्रा पूर्ति के माप की बात करें कि भारत में मुद्रा की पूर्ति को कैसे मापा जाता है, तो इसमें 1967-68 तक अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा सिर्फ मुद्रा की पूर्ति का एक ही माप यूज़ किया जाता था, एम जिसे कहा जाता था। और एम लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स और करेंसी को शामिल करता था। मतलब ओनली एम मेज़र ही यूज़ होता था, एम सिंबल जिसको हम मुद्रा की पूर्ति बोल देते थे, और उसमें सिर्फ करेंसी ली जाती थी और लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये एक नैरो, या हम कहें इसको हम नैरो मनी थी, या मुद्रा की पूर्ति का एक संकीर्ण माप था। 67-68 से 1977 तक, 1967-68 से 1977 तक एक विस्तृत मुद्रा पूर्ति माप का प्रयोग किया गया, जिसे एएमआर कहा जाता था, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय मौद्रिक संसाधन। एएमआर में करेंसी ली जाती थी, मांग जमा और समय जमा, इन तीनों को शामिल किया जाता था। 1977 में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने मनी सप्लाई को मेज़र करने के 4 नए माप प्रतिपादित किए, 4 माप दिए, और इनको अलग अलग जैसे नाम दिए गए M1, M2, M3 एंड M4। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों में, इन चारों में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले हम M1 की बात कर लेते हैं। M1 में जनता के पास जो करेंसी है वो तो आएगी ही आएगी, इसके साथ साथ पूरे देश में जो बैंकों में मांग जमाए हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जिसे चेक्स के थ्रू निकलवाया जा सकता है, उसको लिया गया है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं चाहे करंट अकाउंट में है। इसके साथ साथ जो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं भी पड़ी हैं, अदर डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स केप्ट विद द आरबीआई, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन M1। तो इस तरह से M1 बन गया, M1 में हो गया शामिल ये, सॉरी, तो M1 में आएगा, कहाँ चला, सॉरी, M1 में आ गया ये तीनों चीज़ें, जैसे अभी कहा, सीसी मतलब करेंसी, और डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, और अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो ये M1 था। इसके बाद M2 है, वो भी नैरो मनी ही है। M2 में क्या क्या इंक्लूड है? M1 तो है ही है, M1 तो लेना ही लेना है, साथ में इन्होंने ले लिया जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो डाक खाने होते हैं, डाक खानों की बचत जमाओं, जो बचत योजनाएं हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उसमें जो जमा है उसको भी शामिल कर लिया गया M2 में। तो M2 में आ गया M1। M1 में 3 चीज़ें हैं, वो तो तीनों आ ही गई, साथ के साथ सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग, या डाक खानों की बचत योजनाओं में जमाएं भी इसमें इंक्लूड की गई। नेक्स्ट है M3। M3 जो है वो ब्रॉड मनी है, और M3 में किस किस चीज़ को लिया गया है? M3 में M1 तो है ही है, M1 हमें पता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस में अदर डिपॉजिट्स, वो उसको साथ के साथ लेने के बाद, अदर डिपॉजिट्स को लेने के बाद, क्योंकि इसको ब्रॉड कहा हमने, तो ब्रॉड किस लिए हो गया? क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट्स की भी बात की गई है, समय जमा को भी शामिल किया गया है। M1 और M2 में समय जमा नहीं थी। M3 ब्रॉड मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या क्या लिया गया है? ऑल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ऑल डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, डिपॉजिट्स ऑफ ऑल द बैंक्स विद द आरबीआई, एंड नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री, कि पूरे देश में जो सभी बैंक्स हैं उनकी, बैंकों की लेनी है, बैंकों की सावधि जमाएं अगर इंक्लूड कर ली जाएं तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा M3 का, जो कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं M4 की। तो M3 में ये आ गया। M3 भी एक वाइडेस्ट मेज़र है मनी सप्लाई का,
और जिसमें क्या लिया गया है, M3 तो है ही है। इट मीन M3 में M1 भी आ गया और टाइम डिपॉजिट्स भी आ गई। M4 में क्या है, M3 तो आएगा ही आएगा, और साथ में ले लिया गया है कि डाक खानों की, पहले हमने सिर्फ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स ली थी, अब हमने ले ली डाक खानों की टोटल डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसको छोड़ के डाक खानों की टोटल डिपॉजिट्स को इंक्लूड करता है ये M4 का कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई का। तो इस तरह से हमने देखा कि जो RBI है उसने 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स दिए आफ्टर 1977। 1977 से पहले M का भी प्रयोग होता था और AMR नाम से भी मनी सप्लाई को मापा जाता था, लेकिन 77 के बाद जो 4 एग्रीगेट दिए उनको हमने डिस्कस कर लिया। एक है M1, M2, M3 एंड M4। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द सप्लाई ऑफ मनी, कि मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। एक इकॉनमी में मुद्रा की पूर्ति को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें मेनली सबसे फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी, कि मौद्रिक आधार का आकार, या हम इसको उच्च शक्ति मुद्रा भी बोल सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व है ये, जिसको मौद्रिक आधार का आकार बोलते हैं या हाई पावर्ड मनी। मौद्रिक आधार क्या होता है, मौद्रिक आधार का मतलब है केंद्रीय बैंक के कुल संसाधनों से है। मौद्रिक आधार में आता है बैंकों के कुल रिजर्व और जनता के पास जितनी करेंसी है उसकी मात्रा। यहाँ अगर हम इसको उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, तो उच्च शक्ति मुद्रा वो मुद्रा होती है जो केंद्रीय बैंक या सरकार के द्वारा इशू की जाती है, निर्गमित की जाती है, और जनता और व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने पास रखी जाती है। जितना ज़्यादा मॉनेटरी बेस का साइज हाई होगा, या हम कहें जब जितनी ज़्यादा हाई पावर्ड मनी होगी इकॉनमी में, मुद्रा की पूर्ति में भी उतनी ही वृद्धि होगी। मौद्रिक आधार का आकार बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और इसका आकार कम होने पर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। तो इस तरह से हाई पावर्ड मनी जो करेंसी विद द पब्लिक है और बैंकों के रिजर्व को दोनों को शामिल करके हाई पावर्ड मनी बनती है। मुद्रा की पूर्ति M में और हाई पावर्ड मनी में जो मेन डिफरेंस क्या है, कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो जनरली C और DD को इंक्लूड करती है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स को, लेकिन जो हाई पावर्ड मनी है उसमें करेंसी और प्लस में बैंकों के रिजर्व को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जितना ज़्यादा मॉनेटरी बेस का साइज होगा या हाई पावर्ड मनी जितनी ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी इकॉनमी में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स, कि जो मुद्रा की पूर्ति इस बात से भी प्रभावित होती है कि जो देश की जनता है वो अपनी जो जितनी उनके पास कुल मुद्रा है, पैसा है, मनी है, उसका वो कितना पोर्शन कैश फॉर्म में अपने पास रखना चाहती है और कितना भाग वो बैंक में डिपॉजिट्स करना चाहती है। लोग जितना ज़्यादा मतलब टोटल डिपॉजिट्स का जितना ज़्यादा भाग बैंकों में रखेंगे तो उतना ही मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी, और जितना ज़्यादा जितना कम बैंकों में रखेंगे पैसा तो मुद्रा की पूर्ति में कम वृद्धि होगी। क्योंकि बैंकों में जो जमा, मान लो बैंकों में 1 रुपया जमा है, जो उसके आधार पर जो बैंक हैं कई गुना मतलब साख जनरेट करते हैं, साख का निर्माण करके मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने करेंसी के रूप में 1 रुपया घर में रखा हुआ है तो 1 रुपया सिर्फ 1 रुपये के मूल्य के बराबर ही मनी की सप्लाई को बढ़ा सकता है। इसलिए कैश और जो डिमांड डिपॉजिट्स का क्या रेशो है, क्या प्रपोर्शन है, अब जितना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे लोग उतना ही ज़्यादा मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, और जितना हम कैश अपने पास रखेंगे मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, चलन गति। चलन गति का मतलब जानने से पहले हम एक बात कर लें कि जो मनी सप्लाई है उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थशास्त्री डिस्कस करते हैं। कुछ समय के बिंदु पर इसकी गणना करते हैं और कुछ समय की अवधि के अकॉर्डिंग। जैसे समय के बिंदु पर जो गणना करते हैं इसकी मुद्रा की पूर्ति की, उनमें आ जाता है नाम मार्शल का, पीगू, रॉबर्टसन, केंज आदि। तो उनके अकॉर्डिंग जब समय के एक बिंदु पर कितनी पूर्ति होनी चाहिए, उसमें सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स को जोड़ के इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब समय की अवधि की बात करते हैं
तो उसमें चलन गति की बात आ जाती है। तो जब हम समय की अवधि में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मनी सप्लाई कैसे निकलेगी कि जितनी इकोनॉमी में मनी मुद्रा की मात्रा है उसको v से गुना करके, v मतलब वेलोसिटी, चलन गति। चलन गति होता है कि मुद्रा की एक इकाई कितने हाथ बदलती है या मुद्रा की एक इकाई का कितनी बार ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट मीन मुद्रा की चलन गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मनी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और जितना चलन कम होगा मुद्रा का या मुद्रा की चलन गति कम होगी मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की मॉनेटरी एग्रीगेट्स की और फैक्टर अफेक्टिंग जो है मनी सप्लाई की, या सप्लाई ऑफ मनी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।